नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लीकेशन एंड किसी भी इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का निगेशन कैसे होता था, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी थी। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे कि कन्वर्स ऑफ एंड इम्प्लीकेशन, किसी भी इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होता है। तो सबसे पहले आज जो हमारा हेडिंग रहेगा वही रहेगा कन्वर्स ऑफ एंड इम्प्लीकेशन। तो हेडिंग लगाइएगा कन्वर्स ऑफ एंड इम्प्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। हेडिंग लग गई सभी की। चलिए इसके आगे लिखिए डिफिनेशन। देखिए लेट P implies Q be an implication then Q implies P is called converse of P implies Q। क्लियर है? डेफिनेशन लिख लीजिए। कह रहा है कि अगर P implies Q be an implication है then Q implies P is called converse of P implies Q, यानी P implies Q का कन्वर्स क्या होगा? Q implies P। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए इसके आगे एग्जांपल लिखिए और उसका निकालना है हमें क्या? कन्वर्स। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, द एप्पल इज रेड, implication इट इज राइप। इसका हमें क्या निकालना है? कन्वर्स। तो कन्वर्स कैसे करेंगे इसका? ये क्या है हमारा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये हमारा पी स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या? क्यू स्टेटमेंट है। क्लियर है बात सबको? ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है? पी स्टेटमेंट। और ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है? क्यू स्टेटमेंट। तो इम्प्लीकेशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्यू इम्प्लाइज पी। पहले किसको लिखेंगे? क्यू को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? पी। यहाँ लिखेंगे कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, या इसी को लिख लीजिए कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट या एबव स्टेटमेंट लिखिए, एबव स्टेटमेंट। इसका कन्वर्स क्या होगा बताइए? तो पहले क्या लिखेंगे? इसको। लेकिन इट किसके लिए यूज हुआ है ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करिए तो इट जब लिखा रहता है बाद में अगर, तो जब भी स्टार्ट करिए तो इट जिसके लिए आया होता है उसका नाम लिखा करिए। तो इट आया है किसके लिए? एप्पल के लिए। यहाँ लिखेंगे द एप्पल इज राइप। ये क्या इंप्लाइज करेगा बताइए? कि तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब द एप्पल की जगह क्या यूज कर लेंगे? इट इज रेड। इट इज क्या हो जाएगा? रेड। समझ में आया कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसका? कि अगर पी किसको इंप्लाई कर रहा है? क्यू को इंप्लाई कर रहा है, तो हमारा क्यू क्या किसको इंप्लाई करेगा? पी को। क्लियर है ना? कन्वर्स। अभी जो हमारा क्यू इंप्लाइज पी होता है वो पी इंप्लाइज क्यू का क्या होता है? कन्वर्स होता है। तो आप लोग सीख चुके हैं कि कन्वर्स किसी भी स्टेटमेंट का कैसे निकालते हैं। चलिए अब कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है यही बता दीजिए। कंट्रा पॉजिटिव इसका बताइए। कंट्रा पॉजिटिव हमने दिखाया था ना। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कि अगर कोई स्टेटमेंट क्या है पी इंप्लाइज कर रहा है क्यू का, तो पी इंप्लाइज क्यू का जो कंट्रा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। ये बातें हमने लिखाई थी। क्लियर है? या लिख लीजिए इसी को डिफिनेशन करके, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन करके लिख लीजिए कंट्रा पॉजिटिव ऑफ एन इम्प्लीकेशन। यहाँ लिखिए कंट्रा पॉजिटिव ऑफ एन इम्प्लीकेशन। अब इस स्टेटमेंट को भी लिखे रहिए, इसके आगे निकला है कंट्रा पॉजिटिव इसका। तो डिफिनेशन लिखिए लेट पी इंप्लाइज क्यू बी एन इम्प्लीकेशन देन माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी बी इज कॉल्ड क्या लिखेंगे इसको? इज कॉल्ड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। क्लियर है सबको? इतनी बातें। चलिए इसी आगे नीचे रिमार्क करके लिख लीजिए या नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो हमारा पी इंप्लाइज क्यू होता है और माइनस क्यू इंप्लाइज पी होता है, दोनों मैथमेटिक्स में क्या रखते हैं? सेम मीनिंग रखते हैं। तो लिखिए पी इंप्लाइज क्यू एंड माइनस क्यू इंप्लाइज पी माइनस पी आर सेम थिंग इन मैथमेटिक्स। क्लियर है सबको? ये दोनों क्या रखते हैं? सेम मीनिंग रखते हैं। दैट इज, इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा पी इंप्लाइज क्यू होता है वो इक्विवेलेंट होता है। इसे 3 डॉट से दिखाइएगा। इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। अगर हमें कहीं भी अगर प्रूव करना हो स्टेटमेंट में तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपको दिया है प्रूव करने के लिए, पी दिया हुआ है, हमें क्यू पता करना है। जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है बाद में आंसर पता करना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया वो पी हो गया, जो आंसर हमारा क्या हो गया? क्यू हो गया। हमें प्रूव करना है तो हमें पी पता है, क्यू पता है।
लेकिन हम इस साइड से नहीं कर पा रहे हैं, पी है और डायरेक्ट हम पी से क्यू पे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस क्यू से माइनस पी की ओर चलेंगे। क्लियर है? हम मान लेंगे जो हमारा प्रूफ है उसको क्या मान लेंगे, माइनस क्यू का मान लेंगे। जो हो रहा है हम कहेंगे वो नहीं हो रहा है, तो हमें दिखाना होगा कि माइनस पी भी नहीं होगा। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब अगर पी हो रहा है तो क्यू निश्चित ही होगा ही होगा। अब यहाँ कह रहा है अगर माइनस क्यू नहीं होगा तो माइनस पी भी निश्चित रूप से नहीं होगा। क्लियर है बातें सबको समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस बात को भी नोट कर लीजिए। अब फिर इसका बताइए कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा। इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है माइनस क्यू माइनस पी, यानी माइनस क्यू क्या है, इसको क्या कहते हैं निगेशन ऑफ क्यू, और इसको क्या कहते हैं निगेशन ऑफ पी। तो माइनस क्यू का निगेशन करिए तो यहाँ पर क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू क्या है यहाँ पर, इट इज राइप, यानी कि द एप्पल इज राइप। तो क्या हो जाएगा इसका निगेशन, क्यू का निगेशन क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है, तो लिखेंगे कि कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। क्या लिख सकते हैं एबव स्टेटमेंट की, पी कंट्रा पॉजिटिव किसका लिखना है, इसी स्टेटमेंट का लिखना है। तो बताइए इसको एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो लिखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट का, किसका कंट्रा पॉजिटिव कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट का कंट्रा पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे इसका बताइए, तो माइनस क्यू होगा तो क्या होगा यहाँ पे, इसका बताइए द एप्पल इज नॉट राइप, पहले निगेशन करना था, अब फिर किसका साइन लगाना है, इम्प्लीकेशन का, अब फिर क्या लिखना है माइनस पी। तो माइनस पी लिखेंगे तो द एप्पल इज रेड, तो क्या हो जाएगा इट इज नॉट रेड, क्योंकि बाद में लिख रहे हैं इसलिए एप्पल की जगह क्या करेंगे इट। आप लोग जानते हैं कि बार बार स्टेटमेंट में किसी भी नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं करते हैं, उसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं प्रोनाउन। तो इट इज क्या हो जाएगा माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, तो माइनस पी क्या हो गया इट इज नॉट रेड, नॉट रेड। क्लियर हो गया इतनी बातें, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल देख लें जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। क्लियर है सबको बातें बेटा? चलिए चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर उसके सहायता करते हैं एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे इसको फिर उसको लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका क्या आया था उस दिन रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस क्या था, एक्स यहाँ पर था, एक्स स्क्वायर लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर इसको 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फटाक से बताइए एक्स कामन ले लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस क्या बचेगा 2 प्लस 1 कामन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। इम्प्लाइज कर देगा यहाँ से क्या बचेगा हमारा एक्स प्लस 1 और यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या कि एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -2, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -2। तो अगर यहीं पर हम एग्जाम्पल लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -2। क्लियर, इस तरीके से हमारा क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को सॉल्व करना सीखिए कैसे कर पाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हमारा पी स्टेटमेंट हो गया और हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया क्यू स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जो हमारा क्यू स्टेटमेंट बना है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्या बना है डिसजंक्शन से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है, आर का मतलब क्या होता है डिसजंक्शन, इस तरीके से। यानी अगर इसको माने तो एक दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है। अगर इसे कहते हैं P1 एंड P2 तो जो हमारा क्यू होगा वो किससे बना हुआ है P1 और P2 से। क्लियर है सबसे, सबकी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है, एक्स इक्वल टू -1 रूट होगा इसका या एक्स इक्वल टू -2, दो रूट होंगे ना, एंड लगेगा एक्स इक्वल टू इतना एंड एक्स इक्वल टू -2। क्लियर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आर करके लिख सकते हैं, आर ही सही रहेगा, यहाँ पर आर ही लिखिए। ठीक, इस तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो इसके दो रूट आ गए। क्लियर है सबको, एक आएगा एक्स इक्वल टू -1 या एक्स इक्वल टू -2 आएंगे इस इक्वेशन के रूट। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका हमें बताना है कि क्या होगा कन्वर्स, क्या होगा कन्वर्स ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। बताइए कन्वर्स क्या होगा इस स्टेटमेंट का। तो पी इम्प्लाइज क्यू है तो हमें इसका कन्वर्स क्या आता है क्यू इम्प्लाइज पी। तो कन्वर्स इसका लिखना है तो क्यू इम्प्लाइज पी, पहले कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -2 क्या इम्प्लाइज करेगा बताइए। तो इम्प्लाइज कर देगा कि जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखेंगे। यहीं अगर कंट्रा पॉजिटिव लिखना हो तो कंट्रा पॉजिटिव ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है जिसका कंट्रा पॉजिटिव खुद से लिखिए, तो क्या लिखना पड़ेगा पी इम्प्लाइज क्यू का जो कंट्रा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है -q इम्प्लाइज -p। पता है सबको? तो चलिए करिए क्या करना है, हमें जो क्यू स्टेटमेंट देना है निगेशन करना है। तो ये देखिए दो स्टेटमेंट बना है, तो आप लोग जानते हैं पी एंड क्यू का जो निगेशन होता है वो क्या होता है, एंड में निगेशन होने के लिए कोई भी एक पास होने के लिए हमने बताया था कि कोई एक स्टेटमेंट क्या हो जाए फॉल्स हो जाए। इसका जो निगेशन हम लोग करते थे क्या लिखते थे पी और -q, आर की जगह क्या लिखते थे -p और -q। तो क्या करना है इसकी वजह से, अगर इस स्टेटमेंट का निगेशन करें तो -q ये है, तो अगर हमारा यहाँ दिया हुआ x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, देखिए r है यहाँ पर, तो r यानी कि -p और q का हमें क्या करना था निगेशन, तो ये क्या होता है -p एंड -q। तो अगर
और वाला स्टेटमेंट रहता है तो उसमें क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट क्या होता था, रॉन्ग हो जाता था। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका निगेशन हमारा है क्यू, हमारा क्या है क्यू स्टेटमेंट, अगर इसका निगेशन निकालेंगे तो माइनस क्यू होगा। अब ये क्या आएगा, जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट, इसको क्या करना होगा, रॉन्ग करना होगा ना। तो एक्स इक्वल टू -1, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। आर है तो इसको क्या लिखेंगे, एंड लिख देंगे, और एक्स इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -2। देखिए ये हमारा P1 था, ये हमारा क्या था, P2 था। अब किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो P1 का निगेशन कर दिया, -P1 क्या होगा बताइए, -P1 क्या होगा यहाँ से, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू -1 अगर इक्वल है तो। अब हमारा P2 -P2 क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यानपूर्वक देखिए, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, सॉरी, एक्स डज नॉट इक्वल टू -2। क्लियर है सबको, तो दोनों का निगेशन कर दिया और एंड से इसको जोड़ दिया। क्लियर है सबको बात है, तो हमारा निगेशन हो गया। तो माइनस क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, कंट्रापॉजिटिव यानी कि -Q, दैट इज -Q इम्प्लाइज -P। तो -Q का स्टेटमेंट हमने किया है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ बताइए, या ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, क्या ऐसे माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 इम्प्लाइज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको लिखना हो तो इसका भी निगेशन लिखेंगे कि 0 के बराबर है, यानी कि इक्वेशन 0 के बराबर नहीं होगा, कभी ऐसे लिख लीजिए निगेशन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमें क्या इम्प्लाइज करेगा ये, इसका करेंगे तो इसका निगेशन होगा x डज नॉट इक्वल टू -1, r में बदल जाएगा एंड x डज नॉट इक्वल टू -2। तो ये इम्प्लाइज करेगा जो हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि आप देखिए x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2 के अलावा कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन है क्या, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2 के अलावा कोई भी रखिए वैल्यू, मान लीजिए हम 3 रख दे रहे हैं या 0 ही रख रहे हैं, तो यहाँ 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको इक्वल नहीं होगा अगर इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट रखेंगे तो। देखते हैं वैल्यू निकाल के क्या आती है, 0 आती है या नहीं आती है, लेकिन बराबर नहीं होगा अगर इसके अलावा कोई वैल्यू रख रहे हैं तो 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 से क्या आ जा रहा है 2, जो कि 0 के बराबर नहीं। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से। क्लियर है सबकी बातें, समझ में आ गई। ये स्टेटमेंट कंट्रापॉजिटिव कैसे लिखना है, कन्वर्स कैसे लिखना है। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछा करिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसको समझ लेंगे तो एक बार जितने भी प्रूफ होंगे आप इजीली समझ पाएंगे। क्लियर हो गई सबको बात है। चलिए ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा कंट्रापॉजिटिव का। कोई भी स्टेटमेंट आपको P इम्प्लाइज क्यों दिया है, अगर कंट्रापॉजिटिव दिया है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। चलिए लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ कंट्रापॉजिटिव, यहाँ से लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ कन्वर्स, ट्रुथ टेबल ऑफ कन्वर्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन ऑफ एन इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, यानी किसी भी इम्प्लीकेशन का जो कन्वर्स होगा उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। क्लियर है, हेडिंग लग गई सबकी। चलिए देखिए, तो देखिए हमारा क्या होता है, पहले तो समझिए P इम्प्लाइज Q होगा, तो इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या आएगा हमारा बताइए, Q इम्प्लाइज Q, यही आएगा। तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी, P एंड Q की जरूरत पड़ी है, Q इम्प्लाइज P की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहले जरूरत पड़ेगी P एंड Q, दो स्टेटमेंट होने चाहिए। तो लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो लैंग्वेज के रूप में थोड़ा सा लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो लिखिए लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट P and Q be two statement and truth value of statement P is truth value of statement P is either true और ट्रू यानी कि T और false यस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि इतना लिखने के बाद फिर मान लेंगे लेट T एंड F बी ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P। क्लियर, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये ले लिए हम लोग, एंड लिखेंगे एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट Q इज क्या हो जाएगा बताइए, ट्रू यानी कि T और फॉल्स यस। क्लियर है, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका क्या बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। क्लियर हो गई बात है, इतनी बातें लिख लिया सभी लोग। चलिए इधर देखते हैं डायग्राम। सबको हमको बनाना होगा इसको ऐसे, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी उस सबको हम लोग बनाएंगे। तो पहले जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ P लिखेंगे एंड Q, दो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है P एंड Q। क्लियर, तो P एंड Q दिया हुआ है, जिसका क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, चार यहाँ बनेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि पहले ट्रू लिख रहे हैं बाद में फाल्स, जैसे मन हो वैसे भी लिख सकते हैं, ट्रू फाल्स कैसे भी लिख सकते हैं। जितने भी हमारे कंबाइन बनेंगे इसके साथ ऑर्डर 4 ऑर्डर बनते हैं तो चारों ऑर्डर आपको बनाना है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सबको बात है ना? बहुत लोग क्या होता है कि यहाँ पर फाल्स है तो हमेशा नीचे ही फाल्स लिखते हैं, नहीं इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या, पी इम्प्लाइज क्यू। और जब हमारा पी इम्प्लाइज क्यू निकल जाएगा तो इसका क्या कर देना है हमें, तब हमें निकालना है क्यू इम्प्लाइज पी, यानी कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। क्लियर, सॉरी इसका क्या निकालना है, कन्वर्स। तो कन्वर्स का निकालना है तो हमें क्यू इम्प्लाइज पी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम पी इम्प्लाइज क्यू निकाल लेते हैं। तो टी का क्या होगा, ट्रू। ट्रू होगा कि नहीं पहले बताइए। सबसेट वाला बताया था ना आपको कि क्या देखना है, आपको सबसेट देखना है कि पी सबसेट है। जब भी इंप्लीकेशन होगा इसका मतलब पी इज द सबसेट ऑफ क्यू। और टी होगा तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कहाँ पी में बिलोंग कर रहा है और कोई भी एलिमेंट क्यू में बिलोंग कर रहा है तो पी इसका सबसेट होगा नहीं। यानी जो एलिमेंट पी में था वही एलिमेंट क्यू में चला गया तो पी अवश्य किसका सबसेट होगा, क्यू का। यानी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अगर टी यहाँ पर है, यहाँ पर ये फॉल्स है, यानी टी होने का मतलब कोई भी एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, पी में। एंड फॉल्स होने का मतलब जो हमारा एलिमेंट पी में था वो कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, क्यू में। यानी अगर कोई एलिमेंट पी में ऐसा मिल गया जो क्यू में नहीं है तो हमारा पी इसका सबसेट नहीं होता, यानी पी डज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। यानी इसका स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। हमने कहा था जब भी इम्प्लाई जाए उसको किससे आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, सबसेट से। और जब एंड आ जाए तो सारी चीजें लिख लीजिएगा। एंड को किससे कंपेयर करना है, इंटरसेक्शन से। यूनियन को किससे कंपेयर करना है, सॉरी आर को किससे कंपेयर करना है, यूनियन से। इसको क्या कहते हैं, डिसजंक्शन, इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। ठीक, यूनियन से इसे कंपेयर कर लेना है और इसको क्या, सबसेट। क्लियर है सबको? चलिए यफ क्या है हमारा, फॉल्स है, यानी कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी एंड हमारा क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, क्यू। तो आप लोग जानते हैं कि अगर पी क्यू का सबसेट होता है तो क्यू में एक ऐसे कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पी में नहीं होते, तो उससे हमसे नहीं मतलब है। अगर यहाँ नहीं है तो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, तब भी हमारा पी क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं 1 2 3, अब इसमें एलिमेंट क्यू में ले लीजिए 1 2 3 ए बी। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी कहाँ है, क्यू में है, जबकि पी में नहीं है। तब भी क्या है हमारा पी क्यू का सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 तो पी क्यू में है ना, तो है। समझ में आ गई सभी को बातें? यानी अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ए डज नॉट बिलोंग टू पी, ए कमा बी लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ए कमा बी डज नॉट बिलोंग टू पी एंड, जबकि हमारा ए कमा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू में। और पी हमारा क्या है, सबसेट ऑफ क्यू। समझ में आ रहा है सभी को बातें? तो यहाँ से आप लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो यहाँ नहीं था, यहाँ था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तब भी क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रू ही रहेगा। क्लियर है सबको बात है? क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कोई एलिमेंट अगर मान लें यहाँ पर डी, जो कि डज नॉट बिलोंग टू पी, तो डी हमारा कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, क्यू में भी नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन तभी हमारा पी किसका सबसेट है, क्यू का सबसेट है। तो क्यू का सबसेट है यानी किसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा हो गया। अब हमें देखा है क्यू इम्प्लाइज पी, तब उल्टा चलेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो ये देखना होता है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्यू से हम कहाँ जा रहे हैं, पी पे। तो पहले इस वाले एलिमेंट को देखेंगे फर्स्ट। अब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसका अगर मतलब लिखेंगे, अगर सबसेट में कंपेयर करेंगे तो पी इज द सबसेट ऑफ क्यू, लेकिन इसको कंपेयर करेंगे इससे तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। अब ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। तब क्यू इज द सबसेट ऑफ पी को हम लोग निकालेंगे। ये कंपेयर कर रहे हैं, इसको इक्वल नहीं है बिल्कुल, ठीक। बाकी हम कंपेयर कर रहे हैं, ये निकालने का एक मेथड है और इससे कभी रॉन्ग नहीं होता है इस मेथड से। क्लियर है सबको बातें? तो चलिए निकालते हैं। तो पहले देखेंगे क्यू, जो पहले स्टेटमेंट लिखा गया उसको देखेंगे पहले, क्यू। तो कोई एलिमेंट कहाँ है, क्यू में, और कोई वही एलिमेंट कहाँ है, पी में भी है, तो क्यू पी का सबसेट होगा होगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई स्टेटमेंट हमारा, देखिए कोई हमारा एलिमेंट कहाँ है, क्यू में नहीं है कोई एलिमेंट, यानी कि हमारा यक्स कहाँ नहीं है, क्यू में नहीं है, एंड हमारा क्या है, वो पी में है, एंड यक्स हमारा कहाँ है, पी में है। तो बताइए जो हमारा क्यू होगा वो सबसेट होगा पी का कि नहीं? इसमें नहीं है, इसमें है, यानी यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो हो सकता है। अभी हमने दिखाया है, जैसे इसी को बदल दें अभी यहाँ पे, इसको हम क्या लिखते हैं, क्यू लिख दें, इसी को पी लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि क्यू में हमारा क्या है, ए एंड बी कहाँ है, क्यू में नहीं। वही बात कह रहे हैं ना, क्यू में नहीं है, और जबकि हमारा कहाँ है, पी में है। तो यहाँ बदल जाएगा ये कि जो हमारा क्यू होगा किसका सबसेट हो जाएगा, पी का। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से। तो यहाँ से आप लोग देखिए और समझिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर पास है, इसमें क्या है, इसमें है और इसमें नहीं है। अगर देखिए अगर इसमें एलिमेंट है तो इसमें भी होना चाहिए, अगर इसमें नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इसमें हो। तो यहाँ देखिए एलिमेंट है, यानी क्यू में एलिमेंट है, और जबकि कहाँ पर नहीं है, पी में नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ है तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि सबसेट किसका एलिमेंट होता है, इसी का एलिमेंट होता है, सारे सारे एलिमेंट इसके यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और यहाँ यफ है तो हम आप जानते ही हैं ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों में नहीं है तभी वो सबसेट हो सकता है। अभी इसी एग्जाम्पल को लेकर हमने दिखाया था कि डी को अगर ले लें किसमें, अब यहाँ क्यू वाला है तो यहाँ पर क्यू ऊपर करेंगे, अब पी नीचे कर ले, चाहे पी वही बात हो गई दोनों। तो इस तरीके से करके आप लोग देख सकते हैं। ये समझ में आ गया कैसे बनाना है इसका ट्रुथ टेबल? ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव का यहीं पर बनाना हो तो कैसे निकालते हैं, चलिए कंट्रा पॉजिटिव का इसी में देख लें। तो पी इम्प्लाइज क्यू का तो देख ही चुके हैं, यहीं पर कर लीजिएगा क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। तो माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, अब देखेंगे इसको ध्यानपूर्वक, तो ये जो ये बना हुआ है सेम टू सेम यहाँ भी आएगा। चलिए, तो लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनस क्यू एंड माइनस पी की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पहले निकालेंगे माइनस क्यू एंड माइनस पी। चलिए निकालते हैं। इसी में दो बनाइएगा, जगह है, दिख रहा है सबको? चलिए थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यहीं पे, अगर जगह हो आप में तो दिख रहा हो सबको, तो दिख रहा है। चलिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, यहीं पे यहाँ निकालेंगे माइनस क्यू
एंड माइनस क्यू, जिसकी जरूरत है हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस क्यू इम्प्लाई माइनस पी। क्लियर है? चलिए निकालते हैं। देखिए तो माइनस क्यू निकालेंगे तो क्यू को देखिए ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। निगेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा ट्रू, यहाँ हो जाएगा फॉल्स, यहाँ हो जाएगा ट्रू। अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर हो गई बात है सबको? अब चलिए देखिए माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, यानी माइनस क्यू यानी कोई भी एलिमेंट यक्स, एक एलिमेंट जो है यक्स वो कहाँ है, माइनस क्यू में नहीं है। तो ये बताइए जो हमारा क्या है यफ, ये भी क्या है, माइनस पी में नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट यहाँ भी नहीं है, यानी कि यक्स कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, माइनस क्यू में, एंड यक्स हमारा कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, यक्स डज नॉट बिलोंग टू माइनस पी में। तो बताइए जो हमारा माइनस क्यू है क्या सबसेट होगा किसका, माइनस पी का? तो बिल्कुल होगा। अभी यहाँ पे एग्जांपल वो पड़ा हुआ है, अगर इसको माइनस क्यू कहते हैं, इसको माइनस पी कहते हैं, तो कोई एलिमेंट माइनस क्यू में नहीं है यानी कि डी में, और कहाँ भी नहीं है, माइनस पी में भी नहीं है डी हमारा। अगर ऐसे करते हैं माइनस पी एंड माइनस क्यू इसको कर दें तो नहीं है, तभी क्या है हमारा क्यू इसका पी का सबसेट हो जाए, यानी कि माइनस क्यू इज द सबसेट ऑफ माइनस पी, यानी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर एलिमेंट है जबकि यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पर एलिमेंट है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि क्यू इज द सबसेट ऑफ माइनस पी, यानी इसके सारे एलिमेंट यहाँ होते हैं, यानी यहाँ जो भी एलिमेंट होगा इसका एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं ना जो यहाँ पर हो बल्कि यहाँ पे ना हो, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। क्लियर? इसको देखेंगे दोनों ट्रू है, यानी दोनों में अगर एलिमेंट है तो सबसेट होगा ही होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए इस टेबल को और इसको देखिए, यहाँ ट्रू आया है, यहाँ ट्रू आया। क्लियर? इस दोनों एलिमेंट को देखिए, ट्रू ट्रू, जब हमारा पी एंड क्यू ट्रू था तो हमारे क्या है, ट्रू आया, ये भी हमारा क्या है, ट्रू आया। जब हमारा ये ट्रू था और ये फॉल्स था तो हमारे यहाँ पर फॉल्स आया, यहाँ पर भी फॉल्स आया। यहाँ जब ये फॉल्स था एंड ट्रू था तो यहाँ भी क्या आया, ट्रू आया, यहाँ भी क्या है, ट्रू आ गया। यहाँ जब ये फॉल्स था और यहाँ भी फॉल्स था तो ट्रू आया, और यहाँ भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं नोट करके इस टेबल से, तो आपको क्लियर हो गया। और यहाँ से लिख सकते हैं वी सीन दैट, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए रिमार्क करके, वी हैव सीन दैट P implies Q and minus Q implies minus P. We have seen that P implies Q and minus Q implies P have same truth value. क्या रख रहे हैं, सेम ट्रुथ वैल्यू, दैट इज P implies Q, and minus Q implies P, minus Q implies minus P are same in mathematics, are same thing, उसी बात को लिखिए जो हम लोग लिखे थे पहले, इन मैथमेटिक्स। क्लियर होगी बातें, सबको समझ में आ रही हैं? तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। किसी को कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, मिटा दें इसको। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें बना के रखिए, एग्जाम में कभी भी पूछ लेगा तो आप लोग बना पाएंगे। अब आते हैं हम लोग बाई इम्प्लीकेशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार्ट करिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं 5 मार्क्स के अकेले, तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए लिखिए इक्विवेलेंस भी कहा जाता है, यहाँ लिख लीजिए इक्विवेलेंस, आप ब्रैकेट में लिखिएगा इफ एंड ओनली इफ। इक्विवेलेंस को क्या कहा जाता है, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। और इसी को और भी क्या कहा जाता है उसको भी लिख लीजिए अभी। जो हमारा इफ एंड ओनली इम्प्लीकेशन है इसको और भी चीज़ इस नामों से जाना जाता है, या बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं इसको, बाई इम्प्लीकेशन। तो सारे नाम आपको पते होने चाहिए, कब एग्जाम में क्या पूछ ले, किस नाम से पूछ ले, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ठीक, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट को भी कहते हैं, बाई इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसका सिंबल हम आपको बताए थे क्या होता है, सिंबल इसका इस तरीके से होता है, यानी कि अगर इसी को लिखना चाहे तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, यानी क्या होगा, पी एंड क्यू दोनों क्या होंगे, साथ साथ में होंगे। अगर पी होगा तो क्यू भी होगा, एंड क्यू होगा तो पी भी होगा। एक तरीके से कह सकते हैं ना, कुछ रहते हैं घर में, देखेंगे आप छोटे बच्चे जो रहते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर बड़े भैया को जो मिला है वो हमको भी चाहिए। क्लियर है? या वो जहाँ जाएंगे वहाँ साथ साथ में जाएंगे, ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे इनके साथ साथ। कुछ लोग रहते हैं कि साथ साथ हर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर पी होगा तो क्यू होगा, यानी पी खाना खाएगा तो क्यू भी खाना खाएगा, अगर पी नहीं खाएगा तो क्यू भी नहीं खाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई? ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो जाए और दूसरा ना हो। क्लियर? या ये हो जाए ये ना हो, ये वाली यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यानी या तो दोनों साथ साथ होंगे या दोनों नहीं होंगे। क्लियर होगी बात है? इस बात को समझिएगा। इसका मतलब हम आपको बताए भी थे, इसका मतलब क्या होता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P।
क्लियर है? इसी को देखेंगे तो दो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए पी, पहले इधर से देखिए तो इधर क्या कर रहा है, क्यू को इम्प्लाइज कर रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू, एंड इधर से ध्यानपूर्वक देखें तो इसको इम्प्लाइज कर रहा है, यानी कि क्यू इम्प्लाइज पी। और ये क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू होते क्या है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। और क्यू इम्प्लाइज पी होता क्या है बताइए, क्यू इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज क्यू का क्या होता है बताइए जल्दी फटाक से, क्या होता है, कन्वर्स। क्या होता है, कन्वर्स। तो आप कह सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के इम्प्लीकेशन एंड उसके कन्वर्स, इसका किसी भी स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन एंड उस इम्प्लीकेशन का जो कन्वर्स होता है उसका जो क्या होता है, एंड का मतलब क्या हो गया, कंजंक्शन, उसका जो कंजंक्शन होता है वही क्या होता है हमारा बाय इम्प्लीकेशन कह सकते हैं आप, या इक्विवेलेंस स्टेटमेंट होता है। क्लियर है सबको? तो चलिए इसको जानते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लिया करिए, और कुछ चीज़ें साइड में भी लिख लिया करिए जो हम दिखाते रहते हैं। बहुत लोग नहीं लिखते हैं, सोचते हैं बात हमको समझ में आ ही गई है, लेकिन ये चीज़ें कि भूलना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है, तो वो भूलेगा ही, अगर लिखे रहेंगे तो बाद में पढ़ेंगे तो याद आएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा करिए। तो चलिए लिखते हैं, अब इसके आगे डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। हमने लिखा है कि स्टेटमेंट लिखेंगे, तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिखिए कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर टू इम्प्लीकेशन, कंसीडर टू इम्प्लीकेशन, कंसीडर टू इम्प्लीकेशन। फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया, लिखिएगा द स्टूडेंट, या लिखिएगा नीरज इज सिंसियर, नीरज इज सिंसियर implies he is humble, he is humble। क्लियर? और दूसरा हमने क्या कंसीडर किया, पहला इंप्लीकेशन तो हमारा ये हो गया कि नीरज क्या है, सिंसियर है, तो हम्बल होंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमने कहा यहाँ से ही, नीरज इज हम्बल implies नीरज इज सिंसियर, he is सिंसियर। इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को ले लिया है। ठीक, क्लियर है सभी को? इस बात को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझिए। हमने क्या कहा कि नीरज इज सिंसियर इंप्लाइज कर रहा है ही इज हम्बल। दूसरा हमने स्टेटमेंट लिखा नीरज इज क्या है, हम्बल, ही इज सिंसियर। इस बात को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके बाद हम लोग लिखते हैं आगे। क्लियर, ये बातें समझ में आ रही हैं? ये दो स्टेटमेंट हमने लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू क्या लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर सेम ही होते हैं। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इफ पी, यही लिखे थे। और तीसरा क्या था, पी ओनली इफ क्यू। क्लियर है सबको बातें? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं इसको। इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, इस वाले और इस वाले फॉर्म में। क्लियर है सबको? तो चलिए इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट वाले को ही लिखते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या हमने कहा था यहाँ पर, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू था ना, देन क्यू। तब यहाँ लिखे क्या था हमारा, पी सॉरी क्यू इफ पी, और अगला क्या लिखे थे हम, पी ओनली इफ क्यू। क्लियर है बातें? तो पहले वाले किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको अगर लिखना हो इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, इसी स्टेटमेंट को। तो पहले क्यू स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो क्यू स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे बताइए, क्यू वाले स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, हमारा क्या है क्यू स्टेटमेंट, ये हमारा है पी स्टेटमेंट यहाँ पे। क्लियर है? ये भी हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए इसको पी मान रहे हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। या इसी को देखिए क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या है क्यू स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है पी स्टेटमेंट, ये कन्वर्ट हो गया है इसका। अब चलिए क्या करना है हमें, इसको तोड़ना है, वही हम बता रहे हैं कैसे एंड से जुड़ा है, उसी को बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसको समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, पहले लिखना है क्यू इफ पी, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं। तो लिखिए बी, वी आल्सो राइट फर्स्ट, या लिख सकते हैं बी आल्सो राइट फर्स्ट। तो फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले क्यू लिखना है तो क्यू को कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे नीरज। अब देखिए ही की जगह पहले नीरज से स्टार्ट करना पड़ेगा, नीरज इज हम्बल, नीरज इज हम्बल इफ क्या होगा, इफ ही इज सिंसियर। तो यहाँ लिखेंगे ही इज, इस बात को यहाँ लिख लीजिए, पी ओनली इफ क्यू। इस वाले को इस वाले टॉपिक को पढ़े, दोनों सेम ही है, तो इसको लिखने का बस हम लिख रहे हैं अलग फॉर्म में, ही इज सिंसियर। ये सारी चीज़ें कैसे आती है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। नहीं तो हमने बता ही दिया था पी इम्प्लाई क्यू एंड पी इम्प्लाई क्यू, यानी कि पी इम्प्लाई कर दे क्यू को एंड क्यू इम्प्लाई कर दे पी को, तो हम कहेंगे पी एंड, इसका मतलब हो गया इम्प्लाई करेगा कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इस तरीके से हम बता सकते थे डायरेक्ट, लेकिन इससे समझिए एग्जाम्पल से कैसे आया इस तरीके से। अब इसी स्टेटमेंट को, सेकंड वाले स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखना है, तो पहले क्या लिखेंगे, पी ओनली इफ क्यू। तो पी क्या है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे, पी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इसको इसके लिए पी स्टेटमेंट क्या होगा, ये दूसरा से हमारा जो स्टेटमेंट है इसको सेम थिंग ऐसे लिखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका देखिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पी ओनली इफ क्यू। तो पी हमारा क्या है, नीरज इज हम्बल। तो यहाँ पर हमारा पी स्टेटमेंट अगर इसको देखेंगे, अगर सेकंड स्टेटमेंट मानेंगे, अगर इसको पी, इसके लिए क्यू। क्लियर? तो इसको देखेंगे तो कैसे होगा, इसको इसका लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे नीरज इज हम्बल इफ एंड ओनली इफ ना, ओनली इफ
क्या लिखेंगे, ही इज सिंसियर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, इन दोनों का कंजंक्शन करेंगे, तब लिखेंगे कंजंक्शन ऑफ एबव स्टेटमेंट, ए वाला। तो लिखिए कंजंक्शन ऑफ एबव स्टेटमेंट, एबव, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको कुछ नाम दे दे ए, तो कंजंक्शन ऑफ ए, या लिख सकते हैं कंजंक्शन ऑफ एबव स्टेटमेंट। इसका कंजंक्शन क्या होगा बताइए, दिख रहा है सबको यहाँ पे। चलिए तो इसका कंजंक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट मान लीजिए, नया स्टेटमेंट हमने लिख रहा है नए फॉर्म में, अगर लिखना चाहे तो मान लीजिए इसको R1 लिख लीजिए या P1 लिख लीजिए, और हम इसको कह रहे हैं P2 स्टेटमेंट। तो P1 स्टेटमेंट एंड P2 स्टेटमेंट कह रहे हैं हम इसको, तो P1 एंड P2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कंजंक्शन P1 एंड P2, इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। तो नीरज इज हम्बल, तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे जो दोनों में आना चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या, नीरज इज हम्बल। देखिए क्या होता है कि एंड में क्या होता है, देखिए कभी भी बनाते हैं एंड का मतलब क्या होता है, जैसे पी यहाँ लिख लीजिए ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो ना, तो दोनों वाली चीजें हमको लिखनी है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए नीरज इज हम्बल, नीरज इज हम्बल, ये दोनों चीजें हैं, और साथ साथ में क्या है, ही इज सिंसियर, ही इज सिंसियर, ये वाली चीजें हैं। तो कौन सी चीजें छूट रही हैं, इफ या ओनली इफ है, अगर ए भी हो जाए इसमें और ए भी हो जाए तो क्या कहेंगे, इसका क्या हो जाएगा हमारा, कि दोनों चीजें इसमें आ गई, जुड़ गई ना, इसके लिए नीरज इज हम्बल इफ, अब इसके बाद इसको भी लिख लेंगे ओनली इफ, इफ ओनली इफ ही इज सिंसियर, ही इज सिंसियर। क्लियर हो गई बातें कैसे जुड़ गई। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें आ गई इसके कंजंक्शन में ना, यानी पी एंड क्यू। तो पहले हमने किसको लिखा, पी को लिखा, जो हमारा P1 स्टेटमेंट था उसको लिखा, रिपीटिशन नहीं करना है बार बार, किसी एक ही को लिखेंगे एंड, यानी कि जो दोनों में हो। तो नीरज इज हम्बल इफ, यहाँ से था तो यहाँ से हमने लिखा नीरज इज हम्बल इफ, और इसका ही सिंसियर, ही सिंसियर कॉमन था तो ही सिंसियर कॉमन लिख लिया, हाँ ओनली बच रहा तो यहाँ से ओनली, तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों से आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, ऊपर देखिए ही इज सिंसियर, ही इज सिंसियर, ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, ये पी स्टेटमेंट था, ये हमारा क्या हो गया, क्यू स्टेटमेंट हो गया। हाँ इफ एंड ओनली इफ का सिंबल हमने आपको बताया ही था कैसे होता है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कर रहा है, पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू को, एंड क्यू इम्प्लाइज कर रहा है किसको, पी को। समझ में आ गया सभी को, यानी पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। कितनी बातें हो गई, तो नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं किसको इम्प्लाइज कर रहा है, पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को, एंड क्यू इम्प्लाई कर रहा है किसको, पी को। इन्हीं दोनों का कंजक्शन है भाई। यहाँ देखिए पी किसको इम्प्लाई कर रहा है, क्यू को, एंड क्यू इम्प्लाई कर रहा है किसको, पी को। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा फटाक से। आगे बढ़े, मिटा दें, चलिए। तो यहाँ से आपने देख लिया कि कैसे बना, किसी को समझ में ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा है, किसी लोगों को समझ में रटना पड़ रहा है। इस सिंबल को ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं पी इफ एंड ओनली इफ। अब चलिए लिखिए, the meaning of the statement that the student can, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। किसी को कहीं भी डाउट होगा तो समझ लीजिएगा। तो हमने इस एग्जांपल से क्या देखा कि जो हमारा P इम्प्लाइज Q है एंड Q इम्प्लाइज P है, दोनों क्या है, सेम थिंग है। तो यहाँ से हम इसको भी लिख लेंगे। क्लियर, तो यहाँ से चलिए लिखिए, यहाँ से लिखिए, उसी के नीचे जो एग्जाम्पल हमने लिखा है उसके नीचे लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में, द मीनिंग द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑफ दिस स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, जो अभी नीचे हमने पढ़ा है अभी, दिस स्टेटमेंट इज दैट, इज दैट द स्टूडेंट, इज दैट द स्टूडेंट जब क्या था, इज दैट जो हमने पढ़ा है अभी, नीरज, नीरज इज हम्बल, नीरज इज हम्बल एग्जैक्टली, नीरज इज हम्बल एग्जैक्टली, नीरज इज हम्बल एग्जैक्टली व्हेन ही इज, क्या होना चाहिए, सिंसियर, ही इज सिंसियर। और इसी को लिख लीजिए, और इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, अभी समझा रहे हैं, इसको लिख लीजिए फिर समझा दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, नीरज इज सिंसियर
इज सिंसियर, या लिख लीजिए नीरज बीइंग सिंसियर, नीरज बीइंग सिंसियर, या हम्बल लिख लीजिए तब भी सही रहेगा। तो यहाँ हम्बल भी लिख सकते हैं, सिंसियर भी, या नीरज बीइंग, दोनों बातें एक ही हैं तो दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। नीरज बीइंग हम्बल, नीरज बीइंग हम्बल एंड बीइंग सिंसियर एंड सिंसियर आर सेम थिंग, आर सेम थिंग लॉजिकली। किससे प्रूव कर रहे हैं हम लोग? लॉजिकली से, लॉजिक से, लॉजिकली। क्लियर? तो यहाँ नीचे लिखिएगा देयर इज नो डिफरेंस, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीइंग humble, being humble and being sincere। being sincere, इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए। क्लियर हो गया? लिखिए सारे लोग। कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट मतलब इसके ऊपर जो हमने लिखा है, इज दैट जो था नीरज इज हम्बल एग्जैक्टली व्हेन ही इज सिंसियर। जो हमारा नीरज इज हम्बल है एंड व्हेन जो कि ही इज सिंसियर है, दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली क्या कर रहा है? एग्जैक्टली व्हेन ही इज सिंसियर। अब यहाँ कर रहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसी बात को दूसरे शब्दों में कहे, नीरज बीइंग हम्बल एंड बीइंग सिंसियर आर सेम थिंग। ये दोनों क्या है? सेम थिंग है, यानी कि दोनों क्या है? बराबर। सेम थिंग कहने का मतलब दोनों का मतलब क्या है? एक ही है लॉजिकली। और किससे प्रूव कर रहे हैं हम लोग इसको? बात कर रहे हैं लॉजिक से। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीइंग हम्बल एंड सिंसियर, यानी जो हमारा हम्बल है एंड सिंसियर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। किससे बात कर रहे हैं हम लोग? लॉजिक से। इस बात को आप लोग देख भी पा रहे हैं कि पी इंप्लाइज कर रहा है क्यू को, तो क्यू किसको इंप्लाई कर रहा है? पी को। यानी कोई भी अगर मान लीजिए नीरज जी अगर सिंसियर है, यानी वो हम्बल होंगे ही होंगे। यदि वो हम्बल है तो क्या होंगे? वो सिंसियर होंगे ही होंगे। किससे? इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है। क्लियर है? अगर पी इंप्लाइज कर रहा है क्यू को एंड क्यू इंप्लाइज कर रहा है पी को। इतनी बातें सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए हटा दें इसको। इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसी को लिखेंगे जो अभी हमने बताया था कि पी इंप्लाइज क्यू को कैसे लिख सकते हैं। इसको हमने बताया था कि अभी किसको कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है पी इंप्लाई कर रहा है क्यू को एंड क्यू इंप्लाई कर रहा है किसको? पी को इंप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजें हमने देखी अभी जो लिखी यहाँ पर नीचे इसके जस्ट। पी किसको इंप्लाई कर रहा था? क्यू को, एंड क्यू इंप्लाई कर रहा है पी को। जो हमने लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखा था जिसमें दोनों चीजें आ रही थी, जब हमने लिखा, क्या लिखा हमने कि नीरज इज, इस स्टेटमेंट देखिए बहुत ध्यानपूर्वक से, नीरज इज हम्बल इफ ओनली इफ ही इज सिंसियर, यही लिखा हमने। और इसके ऊपर क्या था हमारा दोनों स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? हमने लिखा था नीरज इज हम्बल इफ ही इज सिंसियर। और दूसरा हमने क्या लिखा था? पी पहले स्टेटमेंट लिखा था, क्यू इफ पी था। और यहाँ क्या लिखा था हमने यहाँ पे स्टेटमेंट? नीरज इज हम्बल ओनली इफ ही इज सिंसियर। इसी को ऐड करके लिखा है हमने। तो ये ही इज हम्बल, इसका मतलब क्या है? ये पी इंप्लाई कर रहा है किसको? क्यू को। नीरज इज हम्बल एंड इफ ही इज सिंसियर, इन दोनों को हमने क्या किया था? कंबाइन किया था ना। तो यहाँ देख रहे हैं ही इज, नीरज इज हम्बल इफ एंड ओनली ही इज सिंसियर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पी स्टेटमेंट है? अगर इसी को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इफ में फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इधर इसी को इफ फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? दोनों इफ आ जाए, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज, नीरज इज सिंसियर, नीरज इज सिंसियर एंड सॉरी इफ नीरज इज ही इज हम्बल। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। क्लियर? चलिए यहाँ देख रहे हैं ही इज हम्बल इफ एंड ओनली इफ ही इज सिंसियर। तो ही इज सिंसियर जो हमारा था कौन सा स्टेटमेंट था? क्यू स्टेटमेंट था। हमारा कौन सा स्टेटमेंट था? पी स्टेटमेंट था। क्लियर है सबको बातें? और ए और ये दोनों क्या है? सेम थिंग है, दोनों बातें क्या है? सेम है। यानी कौन किसको इंप्लाई कर रहा है? यहाँ क्यू इंप्लाई किसको कर रहा है? पी को। और यहाँ देख रहे हैं पी इंप्लाई कर रहा है पी को, क्यू को। यही है बातें। क्लियर है सबको ना? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ए और ये दोनों बातें सेम है। देखिए ही इज हम्बल ओनली इफ क्यू इज ही इज सिंसियर, यानी इसका मतलब है नीरज इज सिंसियर इफ ही इज हम्बल। यहाँ क्यू इंप्लाई कर रहा है किसको? पी को। यहाँ पी इंप्लाई कर रहा था क्यू को, और इन दोनों का क्या किया है हम लोग? कंबाइन कर लिए हैं एंड से जोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा नीरज इज हम्बल, तो नीरज इज हम्बल हमारा क्या है? पी स्टेटमेंट है। तो पी स्टेटमेंट हो गया, हमारा क्या हो गया? क्यू स्टेटमेंट हो गया। यानी पी एंड क्यू इंप्लाइज हो रहा था, तो यानी कि पी इंप्लाइज क्यू एंड हम लोग क्या किए? क्यू इंप्लाइज पी कर दिया। क्लियर है बातों को सभी को? इसका मतलब हो गया पी इंप्लाइज क्यू, सॉरी यहाँ क्यू इंप्लाइज क्या हो गया? हमारा पी। इसी को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसी बात को लिखने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू।
क्लियर है बात? अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये जो हमने लिखा है इफ एंड ओनली इफ, किस बात को ऐड करके लिखा है बताइए? इस और इस बात को ऐड करके हमने लिखा है यहाँ पर, इफ एंड ओनली, तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बता दें? चलिए, अगर इसी को एंड से जोड़ना होता तो दूसरा तरीका क्या होता कि पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर जो हमारा ये था स्टेटमेंट इसको भी ऐसे लिखते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी, और दोनों को एंड करके लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी था, तो उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो जो हमने कंबाइन करके लिखा उसी को हमने कैसे एंड से रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से लिख दिया। ये सारी चीजें समझ में आ रही है कैसे आई है? इसी चीज को हम लोग अब यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्म में, बता दें इसको। चलिए इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, यहाँ लिखिए अब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन, नीचे हेडिंग लगाइएगा अब्स्ट्रैक्शन, और इसी को कह सकते हैं जनरल फॉर्म में तो जनरलाइजेशन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो दिखे ना अमूर्त, यहाँ कोई चीज दिख थोड़ी रही है, यहाँ से लॉजिक से हर चीज प्रूफ हो रही है, तो लॉजिक से जिसे प्रूफ करेंगे उसे अब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं कि जो चीज दिखे ना। क्लियर है सबको बात है? तो यहाँ से देखिए जनरलाइजेशन है, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए वही बात। जैसे पी इम्प्लाइज क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू का मतलब क्या हुआ हमारा, यहाँ से अगर देखें इसको तो कैसे लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए लिखते हैं इसी को जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म माने सही सबके लिए सही होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा तो इस तरीके से वो लिखा जाएगा। तो लिखिए लेट पी एंड क्यू बी, let P and Q be two statements, then conjunction of P implies Q and Q implies P is written as P if and only if Q। ये इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसी को लिखेंगे, be read as क्या पढ़ेंगे इसको, P if and only if P and if and only if इसके पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वहाँ ऐसा नहीं लिखा था हमने, if only if, ऐसा नहीं। देखिए इफ पहले वाले स्टेटमेंट लिखे थे, फिर दूसरा क्यू हमें जोड़ना था, क्या किया था उसमें एंड लगा के जोड़ेंगे ना, ओनली इफ वाला स्टेटमेंट जो दोनों में कॉमन था उसको लिख लिया था इस साइड में, और इधर जो कॉमन था उसको लिख लिया था, फिर इसको कैसे जोड़े थे, एंड से जोड़े थे, तो एंड से इफ, फिर एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट इधर वाला था पूरा, उसको जोड़ लिए थे, तो बीच में एंड आएगा। ठीक, तो वहाँ पर अगर नहीं लिखे होंगे एंड तो वहाँ बीच में एंड लिख लीजिएगा, तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ओनली इफ क्यू। इसी को इन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं उसी को लिख लीजिए इन शॉर्ट फॉर्म, इसी को लिखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, इसी को लिखा जाता है कैसे, पी डबल एफ लिख देते हैं, आई डबल एफ क्यू, इसको भी पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ। तो इसी को हमने क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इतनी बातें समझ में आ रही है सभी को? ये सारी चीजें लिख लीजिए। ये जनरल फॉर्म हो गया, कोई भी स्टेटमेंट आपको पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ है एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या, क्यू इम्प्लाइज पी, तो उसका जो क्या होगा इम्प्लीकेशन होगा या बाय इम्प्लीकेशन होगा स्टेटमेंट, या कह देते हैं इक्विवेलेंस जो हमारा क्या होगा स्टेटमेंट होगा, वो क्या होगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। क्लियर हो गया? तो लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, तो चलिए लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, तो सारे नाम जानते रहिए। तो यहाँ लिखिए ट्रुथ टेबल, या पहले इसी को नोट करके लिखिए, उसके बाद हम लिखेंगे। तो जो बातें यहाँ से निकल के आए उसको नोट में भी लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेंगे। तो नोट लिखिए, फर्स्ट लिखिए पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का मतलब क्या है, इसे बाय इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब पी स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, इसी को ब्रैकेट करके या इक्वल करके लिखिए कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड इसका मतलब हो गया क्यू इम्प्लाइज पी। चलिए इसका निगेशन बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेकंड लिखिएगा हमारा निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ भी निगेशन करना होगा वहाँ लगा लीजिएगा स्टार या डबल स्टार, क्योंकि ये सारी चीजें ये तो सभी लोग बताते हैं लेकिन निगेशन इसका करना नहीं जान पाते हैं बहुत लोग, तो इसको सही से लिखिएगा। तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का क्या होगा बताइए, निगेशन माइनस पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, और ये किसके बराबर है बताइए, ये है इसके बराबर, इसको लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू एंड इसको ब्रैकेट में लिखिएगा एंड इसको लिखेंगे क्यू एंड पी, सॉरी यहाँ पर इम्प्लाइज रहेगा इम्प्लीकेशन, इस तरीके से। और आप लोग जानते हैं कि पी किसी भी स्टेटमेंट अगर पी एंड क्यू टाइप का है तो उसका निगेशन क्या होता है, पी और माइनस क्यू, और आर की जगह लिखना चाहे तो ऐसे कंजंक्शन। तो इसको देखिए, ये हमारा मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं यस और इसको टी मान लेते हैं स्टेटमेंट, कैसे इसको लिखेंगे, तो यहाँ से इसका निगेशन करेंगे तो क्या आएगा निगेशन, इसका लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, और जो हमारा एंड है इसमें बदल जाएगा आर में, और फिर किसका निगेशन हमारा क्यू इम्प्लाइज पी का है। क्लियर है बातें सबको? तो किस तरीके से हो रही है, अब इसका निगेशन करेंगे तो आप लोग जानते हैं पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है, पी एंड माइनस क्यू, यही होता है, पी हो रहा हो और क्यू ना हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका निगेशन पी
फिर क्या लिखेंगे एंड माइनस क्यू, और यहाँ हमारा बना हुआ है कंजंक्शन, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा इसका क्यू एंड माइनस क्यू। बातें समझ में आ गई सभी को, किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो जाएगा किसका निगेशन हो जाएगा, किसका इसका माइनस पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का निगेशन क्या होगा पी एंड माइनस क्यू और क्यू एंड माइनस क्यू। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए समझिए, तो यानी कि पी हो रहा हो एंड माइनस क्यू हो ना हो रहा हो, और दूसरा आर अथवा क्यू हो रहा हो एंड माइनस पी ना हो रहा हो, यानी इन दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा होगा, तो जो हमारा स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू है वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यानी माइनस पी इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ क्यू को फॉल्स होने के लिए क्या फॉल्स होना पड़ेगा, या तो इसको फॉल्स हो जाना पड़ेगा या इसको फॉल्स हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर आर है। तो आर में आप जानते हैं कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो किसी एक को फॉल्स होना पड़ेगा। यानी पी इम्प्लाइज इसका मतलब है पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स हो जाए, आर अथवा क्यू इम्प्लाइज पी फॉल्स हो जाए, कोई एक अगर फॉल्स हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यानी पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है सबको, मिटा दें तो इसका निगेशन लिख लीजिए क्या आएगा। तो आप कभी भी आपसे कोई पूछ ले डायरेक्ट तो आप बता लेंगे ना पी एंड माइनस क्यू एंड आर क्यू एंड माइनस क्यू। क्लियर, क्लियर है सबको, मिटाए। चलिए आप देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल, और एक लास्ट लिख लीजिए थर्ड, और इसी में लिखिए थर्ड लिखिए, दो बातें और हैं उसको भी लिख लेते हैं। थर्ड लिखिए फिर ट्रूथ टेबल देखते हैं। लिखिए पी एंड क्यू आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर ईच अदर। तो वहाँ पर क्या था हमारा, जब हमारा पी इम्प्लाइज क्यू था तो हमारा क्यू पी क्या होता था नेसेसरी सफिशिएंट होता था क्यू होने के लिए, और जब पी के लिए हमारा पी क्या होता था क्यू क्या होता था नेसेसरी होता था, नेसेसरी होता था। ठीक, क्यू हमारा क्या होता पी के लिए नेसेसरी होता था, एंड जो हमारा पी होता था क्यू के लिए क्या होता था सफिशिएंट होता था। कि अगर पी को हम दिखा दे सफिशिएंट यही होगा, क्यू होने के लिए क्या दिखा देना होता था कि पी होगा ही होगा, और जबकि हमारा पी होने के लिए क्या होता था क्यू नेसेसरी होना चाहिए कि क्यू हो ही हो। क्लियर है, तो ये पी हमारा तभी होगा, तो ये नेसेसरी थी कंडीशन है क्या थी हमारा सफिशिएंट कंडीशन थी। लेकिन यहाँ हमारा पी एंड क्यू का मतलब क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होगा पी इम्प्लाइज क्यू। अब इसको समझ लीजिए कैसे आया, इसको भी जो यहाँ पर हमने लाइन लिखी है अभी इसको समझिए, ये वाला लिख लिए हैं, बिठा दें इसको। चलिए समझिए, तो पी इम्प्लाइज क्यू और हमारा क्या था एंड इसका क्या होता है क्यू इम्प्लाइज पी। समझ में आगे सभी बातें, इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको पी इफ एंड ओनली क्यू को इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमने बताया था पी इम्प्लाइज क्यू के लिए क्या होता है, इसका मतलब कि पी क्या होता है हमारा क्या होता है सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट फॉर क्यू इस वाली लाइन से। क्लियर, और क्यू क्या होता है हमारा क्यू इज नेसेसरी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। तो इस यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये बॉक्स बनाइएगा इसी तरीके से, और इसके लिए बॉक्स बनाएंगे हम लोग इधर, तो यहाँ से यही स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पर क्यू क्या होगा हमारे पी के लिए क्या होगा सफिशिएंट होगा, तो यानी क्यू इज सफिशिएंट फॉर पी, एंड यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा क्यू इज, अब पी हमारा क्या होगा पी इज नेसेसरी फॉर किसके लिए फॉर क्यू के लिए ना। तो आप ध्यानपूर्वक दोनों में देखिए, और एंड से जुड़ा हुआ है स्टेटमेंट, यानी पी इज द सफिशिएंट फॉर क्यू, यानी हमारा जो पी है क्यू के लिए क्या है सफिशिएंट भी है, एंड यहाँ पर देखिए पी इज द नेसेसरी फॉर क्यू, यानी पी क्यू के लिए नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट भी है। और यहाँ भी देखिए क्यू हमारा क्या है क्यू इज द नेसेसरी फॉर पी, क्यू हमारा क्या है नेसेसरी है पी के लिए, एंड क्यू इज द सफिशिएंट फॉर पी, और क्या है सफिशिएंट भी है, यानी दोनों चीजें हो रही हैं साथ साथ। देखिए यहाँ पे यानी दोनों क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट है एक दूसरे के लिए, तो वही हमने लिखा पी एंड क्यू आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए है नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट है। यानी क्यू को दिखाने के लिए हम इतना भी दिखा देंगे कि पी हो रहा है तो क्यू होगा ही होगा, और ये भी दिखा दें अगर क्यू हो रहा है और पी के होने सफिशिएंट क्या है पर्याप्त क्या है क्यू को नहीं दिखाना। अगर हमें दिखाना है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो इसका मतलब है कि हम केवल ये भी दिखा दें कि पी हमारा हो रहा है तो इसका मतलब क्यू होगा ही होगा, और हम दिखा दें कि क्यू हो रहा है तब हम ये क्यू भी दिखा देंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। क्लियर है, ये दोनों बातें हो रही है, यानी पी हो रहा है तो क्यू होगा ही होगा, एंड क्यू हो रहा है तो पी भी होगा ही होगा। लेकिन केवल इंप्लाइज के केस में नहीं हो रहा था, यानी पी होगा तो क्यू होगा 100% श्योर था, लेकिन क्यू होगा तो पी होगा, क्यू होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें ना। अगर पी नहीं हो रहा होगा तब इसकी गारंटी ले सकते हैं कि क्या होगा पी भी नहीं होगा अगर क्यू नहीं होगा तो। लेकिन जब इफ एंड ओनली इफ होगा तो इस केस में अगर कहेंगे कि पी हो रहा है तो इसकी 100% गारंटी है कि पी होगा ही होगा, और क्यू हो रहा है तो इसकी भी गारंटी है कि पी हमारा 100% होगा ही होगा, एंड पी नहीं हो रहा है तो क्यू भी हमारा 100% नहीं होगा, यदि क्यू भी नहीं हो रहा है तो हमारा पी भी 100% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वे में बातें हो रही हैं। ठीक, इफ एंड ओनली इफ, तो हमारे थे तो हमने इसको लिख लिया। क्लियर है बात है। अब अगला लिख लीजिए नीचे फोर्थ नंबर लिखिएगा पी एंड क्यू आर लॉजिकली सेम थिंग। दोनों क्या है सेम थिंग, आर सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन P and Q up to logic that is, अर्थात इसका क्या मतलब है, B can write Q the place of P, can write Q the place of P and vice versa. इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, कह रहा है P and Q आर लॉजिकली सेम थिंग, यानी P and Q क्या है, दोनों सेम थिंग है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन P and Q, P and Q में कोई डिफरेंस नहीं है किससे, एंड कहा जा रहा है यहाँ पे B कैन राइट Q द प्लेस ऑफ P एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, P की जगह पे Q भी यूज कर सकते हैं और Q की जगह पे P भी यूज कर सकते हैं. तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कभी भी कोई प्रूव कर रहे हैं तो हमें अगर P पता है एंड Q भी पता है, तो जहाँ P से नहीं सॉल्व हो रहा है उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, यूज लिख लेंगे, बीच में यूज कर लेंगे. तो P की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, Q यूज कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे. और दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, इस वजह से सेम कर लेंगे. और सेम थिंग कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स से यहाँ रिलेटेड है इसकी ट्रूथ वैल्यू से, यानी कि अगर P ट्रू है तो हमारा Q भी क्या हो जाएगा, ट्रू. यहाँ पर लॉजिकली सेम थिंग कहने का मतलब यहाँ समझिए, अगर P हमारा क्या है, फॉल्स है, तो हमारा Q भी क्या होगा, फॉल्स होगा. क्लियर, इस बात को ध्यान में रखिएगा. लॉजिक का मतलब, मैथमेटिक्स में दो चीज़ें सेम थिंग कहने का मतलब दो चीज़ें कब बराबर होंगी, उसका ये ध्यान रखा करिए कि कब वो बराबर होंगी, यानी कि सेम बिहेवियर रखने वाले. मान लीजिए दो लड़के हैं, हमको कब कहेंगे कि दोनों इक्वल हैं, मैथमेटिकली या लॉजिकली कहेंगे. यानी मान लीजिए आप एक रोटी खा रहे हैं, वो भी एक रोटी खा रहा है, आप 1 किलोमीटर दौड़ ले रहे हैं, वो भी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है केवल. क्लियर है सबको बातें, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी 2 घंटे पढ़ रहा है. तो इन सारी चीज़ों को निकाल कर आप क्या कहेंगे कि जो मान लीजिए राम है, एक श्याम है, ये दोनों क्या है, लॉजिकली क्या है, सेम. यानी जो आप कर रहे हैं वही वो कर रहा है, जो वो कर रहा है वही वो भी कर रहा है. तो इस तरीके से लॉजिक से आप कह सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम इक्वल हो जाए. इक्वल कहने का मतलब कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखी जाती है. यहाँ पर इसकी भी P एंड Q की क्या हो रही है, प्रॉपर्टी के हिसाब से. अगर P ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जा रहा है, Q ट्रू है तो वो भी ट्रू हो जा रहा है. क्लियर है बात है. यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू एंड फॉल्स होने की, यानी इसकी ट्रूथ वैल्यू. और ये भी ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ प्रूफ हो जाए एक बार तो कभी भी फॉल्स नहीं, रॉन्ग नहीं हो सकता. मतलब अगर आप प्रूफ कर दिए कोई भी चीज़ की ये सही है, तो कल भी वो सही रहेगा, आने वाले समय में सही रहेगा, और इसके पहले भी सही रहेगा जब आप कर रहे हैं. ठीक, तो आज आप प्रूफ कर दिए हैं तो 10 साल बाद भी ये सही रहेगा, 20 साल बाद भी सही रहेगा. प्रूफ कर दिए तो इसके पहले प्रूफ सही था, आगे भी सही रहेगा. क्लियर है सबको बात है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको. तो चलिए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे हम लोग. तो लिखिएगा ट्रूथ टेबल. सबसे पहले ट्रूथ टेबल ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q का, ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी को आर करके लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या था, हमने बताया था P implies Q एंड Q implies P. क्लियर, तो चलिए बनाइए ट्रूथ टेबल और इसके निगेशन का आप लोग बनाइएगा. दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट रुक जाइए, निकाल लें, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, वेट कर लीजिए. तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है. देखिए इसको दिखाने के लिए P इफ एंड ओनली Q को, हमें P दिखाना होगा, P implies Q एंड Q implies P एंड भी लगेगा. हमें P एंड Q की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे. तो P की जरूरत पड़ेगी हमें और स्टेटमेंट Q की जरूरत पड़ेगी. अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, P implies Q की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग निकाल लेंगे P implies Q की भी जरूरत पड़ेगी. और फिर किसी जरूरत पड़ेगी Q implies P की भी जरूरत पड़ेगी. और फिर क्या होगा, इन दोनों का एंड कर लेंगे, तो P implies Q एंड Q implies P. और इसी को लिख सकते हैं इक्वल में किसके, P इफ एंड ओनली Q. क्लियर हुई बात है. चलिए समझ में आ रही है सभी को बातें ना, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा. चलिए अब देखिए, कभी भी अगर आपको इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया P implies Q इफ एंड ओनली, इसका मतलब आप लोग समझिएगा, दूसरे सबसेट से कंपेयर करें, इसका मतलब हुआ P इज द सबसेट ऑफ Q एंड Q इज द सबसेट ऑफ P. यानी क्या होगा, P इक्वल टू Q. इस तरीके से हम लोग देखेंगे, अब सबसेट की चलेंगे, यानी सेट फॉर्म में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इफ एंड ओनली इस जगह क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे. और इसका इक्वल का मतलब कब होगा, जब P इज द सबसेट ऑफ, दो सेट कब इक्वल होते हैं, मान लीजिए P कोई सेट है और Q भी कोई सेट है, तो दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब P इज द सबसेट ऑफ Q एंड Q इज द सबसेट ऑफ P. क्लियर है. तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे, तो ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, फॉल्स फॉल्स, लेकिन ऐसे लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा. फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स ट्रू, यानी चारों पेयर बन जाने चाहिए किसी भी तरीके से. तो चलिए लिखिए, अगर ट्रू है ये फॉल्स है, ट्रू है ये फॉल्स है, तो P implies Q, यानी P इज द सबसेट ऑफ Q. देखना है ना, जो P पहले लिखा है यानी कि सबसेट किसका होना चाहिए, Q का. तो ये ट्रू है यानी कि P में एलिमेंट कोई है तो Q में नहीं होगा, होगा होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होगा, यानी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पर कह रहा है ट्रू है, कोई स्टेटमेंट हमारा क्या है, P में है और Q में भी है, यानी कि P इज द सबसेट ऑफ Q. सही बात है, यानी ये हो गया हमारा ट्रू.
यहाँ फॉल्स है, फॉल्स यानी इसमें भी नहीं है, यानी कोई एलिमेंट यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तब भी पी हमारा किसका सबसेट होगा, क्यू का। ये बात सही है। ये हमारा क्या है, फॉल्स है, ये हमारा ट्रू है। समझ में आ रही सभी बात है ना कैसे। तो यानी कि कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, यानी कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, तो पी हमारा इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट अगर नहीं है, सॉरी यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ तो हो ही सकता है ना। कोई एलिमेंट कह रहा है कि कोई एलिमेंट एक्स हमारा कहाँ है, पी में नहीं है, एंड हम कह रहे हैं कि जो हमारा एक्स है वो कहाँ है, क्यू में। तो क्या हमारा पी क्यू का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। अभी हमने एग्जाम्पल लेके दिखा था कि पी इक्वल हमने क्या ले लिया था, 1 2 3, और हमने क्यू इक्वल क्या लिया था, 1 2 3 एंड ए बी। इस तरीके से हमने ले लिया था। ए एंड बी कहाँ है, पी में नहीं है, लेकिन पी हमारा क्या है, सबसेट है क्यू का, तो वही हमारा सबसेट होगा, यानी कि हमारा हो गया ट्रू। अब क्यू के लिए देखिए, तो क्यू इम्प्लाइज पी का मतलब क्या होगा कि क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे उल्टा देखेंगे, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, और कहाँ पर है, पी में है, यानी क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। ये बात क्या है, हमारा ट्रू हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर कोई स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्या है हमारा ट्रू है, और यहाँ भी है, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर देखिए फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, तब भी ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, तो सही होगा। यहाँ देखिए ट्रू है, यानी किसमें है, और यहाँ कहाँ पर है, पी में नहीं, यानी कोई एलिमेंट एक्स कहाँ है हमारा, पी में है, और कह रहा है कि सॉरी एक्स हमारा कहाँ है, क्यू में है, एंड कह रहा है कि वो हमारा जो एलिमेंट है एक्स वो कहाँ नहीं है, पी में नहीं है। तो क्या क्यू इज द सबसेट ऑफ पी हो जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पर होना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गया। समझ में आई सबको बात है, कैसे हो गया हमारा, तो ट्रू क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। बातें समझ में आ गई सभी को इतनी। चलिए अब देखना है दोनों का एंड लेना है। तो ये देखिए हमारे एक स्टेटमेंट, इसको मान सकते हैं आप, पी इम्प्लाइज की, इसको आर मान सकते हैं, इसको टी मान सकते हैं। अगर इसको हम आर मान लें, इसी को आर के इक्वल कह दें और इसको टी के इक्वल कह दें, तो हमें टी यहाँ है तो आर वन आर टू कर लीजिए, आर वन आर टू। तो ये आर वन हो गया, आर टू हो गया, तो हमें क्या निकालना है, आर वन एंड आर टू। और इसको किससे हम लोग देखते थे, आर वन इंटरसेक्शन आर टू। तो जो दोनों में हो, तो देखिए यहाँ पर एक है, इसमें नहीं है, यानी यहाँ नहीं आएगा। जब दोनों में होता तब आता था, यानी कि क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ दोनों जगह है तो यहाँ ट्रू होगा, ये दोनों जगह है ट्रू ट्रू, तो यानी ये ट्रू होगा। यहाँ ट्रू फॉल्स है तो यानी ये फॉल्स हो गया। आप लोग देख रहे हैं फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। क्लियर हो गया सबको बातें, इतनी बातें समझ में आई सभी को, किसका कैसे बन गया, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या है इक्विवेलेंस, देखें आप लोग, यहाँ से आप लोग देख लीजिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा पी इम्प्लाइज क्यू का, पी इफ एंड ओनली क्यू का कैसे बनेगा, ट्रुथ टेबल ये हमारा हो गया। अब चलिए इसी में बता देते हैं आपको, माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू का, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना होगा। यहाँ से देखिए माइनस पी इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसका निगेशन क्या आएगा, हमने बताया था अभी कि माइनस सॉरी पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, या सीधे सीधे हमने बताया था पी एंड माइनस क्यू आर क्यू इम्प्लाइज क्यू, या ऐसे लिख सकते हैं इसी को, हमने लिखा था क्यू एंड माइनस पी, इस तरीके से लिखा था हमने, यही बात तो थी। अभी सॉल्व किया था, क्यू इम्प्लाइज पी का निगेशन करेंगे तो पी एंड माइनस पी। अब इसी को लिखते हैं, आप जानते हैं एंड क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव होता है, तो एंड कम्यूटेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस पी एंड क्यू, यानी या तो ये ना हो या तो ये ना हो, यानी कि पी एंड माइनस क्यू या माइनस पी एंड क्यू हो जाए। इस तरीके से बातें लिख सकते हैं, इसी बात को। तो यहाँ से लिखते हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको लिखेंगे। ये हमारा क्या था, पी स्टेटमेंट था, ये हमारा क्यू स्टेटमेंट था, यहाँ पर हमारा पी इम्प्लाइज क्यू था। तब हम पी इम्प्लाइज क्यू क्या निकालें, पी इम्प्लाइज क्यू भी निकाल सकते हैं, उसका निगेशन भी कर सकते हैं। दो तरीका है, एक तो पी इम्प्लाइज क्यू था, तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन कर रहे थे, और यहाँ पर क्या हमारा था, एंड से जुड़ा था, जिसको आर में कन्वर्ट किए थे, फिर माइनस पी इम्प्लाइज पी, इस तरीके से। तो ये भी हमारा है और ये भी है, दोनों सेम थिंग है, तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो दोनों कर ले रहे हैं। तो किससे करते हैं बताइए, जिससे करिए, इससे करते हैं, आप इससे करिएगा, ठीक, आप लोग इससे करिएगा एक बार, हम इसके वाला कर देते हैं। ये हमारा क्या आ गया था, ये हमारा था पी इम्प्लाइज क्यू और हमारा था क्यू इम्प्लाइज पी। अब चलिए हम निकालेंगे अब माइनस पी इम्प्लाइज क्यू, यानी कि अब ट्रुथ टेबल इसका चेंज करेंगे, तो यहाँ हमें निकालना होगा माइनस पी इम्प्लाइज क्यू। माइनस पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब इसका निगेशन यहाँ फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो इसका हो जाएगा फॉल्स, या ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, या ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स। अब क्या निकालेंगे, माइनस क्यू इम्प्लाइज पी निकालेंगे। माइनस क्यू इम्प्लाइज पी का क्या मतलब है, तो क्यू इम्प्लाइज पी को देखिए, इसका निगेशन करिए, तो ट्रू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू। क्लियर हो गया सबको बातें, कहीं किसी को डाउट होगा बताइए। अब इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन लेना है। हम इससे निकाल रहे हैं इस वाले से, आप इससे निकालिएगा और देखिएगा क्या रहे हैं, हम अभी बता देंगे बना के टेबल कैसे बनेगा, और बाकी ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो यहाँ में क्या करना है, आर से जोड़ना है, यानी कि हम इसको मान ले रहे हैं क्या, आर वन, इसको आर टू, आर वन आर टू, तो इसके लिखेंगे आर वन यूनियन आर टू, यही करना है। आर से जोड़ना है कंजंक्शन, तो इसका करेंगे तो कैसे हो जाएगा बताइए, फार से, यानी जो दोनों किसी एक में होते हैं, यानी यहाँ ट्रू यूनियन के लिए कोई एक होता है, एलिमेंट चला जाता है, यानी फाल्स है, तो ये भी फाल्स हो गया, ट्रू फाल्स फाल्स, ये भी क्या होगा, फाल्स होगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, ये फाल्स फाल्स था तो फाल्स फाल्स हो गया, यहाँ पर ट्रू था तो ट्रू हो गया। समझ में आ गया, यानी कोई भी एक स्टेटमेंट फाल्स हो रहा है तो हमारा क्या हो जा रहा है, फाल्स, ट्रू ट्रू। बातें समझ में आ गई, क्या बना इसका ट्रुथ टेबल।
समझ में आया निगेशन इसका? किसी को कोई दिक्कत है? तो अब देखिए कैसे बनाना है इसका। ये हमारा बन गया। अब देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक रखे रहिएगा, इसको देखिएगा यहाँ से देखिएगा, पी इम्प्लाइज क्यू को देखिएगा यहाँ से कि पी जब हमारा ट्रू था क्यू फॉल्स था तो हमारा क्या आया है ट्रू आया, और जब हमारा ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो हमारा क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है, यानी ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, यानी एफ टी है तो यहाँ पर हमारा क्या है ट्रू आ रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि अगर जब दोनों ट्रू हो रहे हैं तो हमारा क्या स्टेटमेंट आ जा रहा है फॉल्स, अब जब दोनों फॉल्स हो रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट तब भी फॉल्स आ रहा है, यानी जब ये दोनों ट्रू होंगे तब भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा इसका निगेशन फॉल्स, एंड दोनों फॉल्स होंगे तब भी हमारा स्टेटमेंट क्या फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा? जब इनमें से कोई एक क्या होगा ट्रू होगा, तब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा एक ट्रू होगा निगेशन के केस। क्लियर? मिटा दें। अब इसी को अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? माइनस पी इम्प्लाइज क्यू। ये बातें समझते रहिए आप, इफ एंड ओनली। अब इसी बात को इफ एंड ओनली इफ से जोड़ रहे हैं इसको। क्लियर है ना बातें? किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। निगेशन करना था इसका ना, सॉरी इसका निगेशन लिखना है तो हम लोग निगेशन लिख रहे थे, सही है। इसका निगेशन क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू एंड और है ना यहाँ पर और माइनस पी इम्प्लाइज क्यू, यही है कि माइनस क्यू इम्प्लाइज पी, सॉरी क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चलिए हम उसका टेबल बना दे रहे हैं, कैसे बनाना है बाकी आप लोग ट्रूथ वैल्यूज का लिखिएगा और बनाइएगा हर चीज़। ये क्वेश्चन जरूर आएगा ट्रूथ टेबल बनाने के, ध्यान रखिएगा। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके 2.5 मार्क्स करके, तो इस तरीके। इसका बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? अगर इसकी सहायता से और दोनों देखना है, दोनों टेबल बनाना है, दोनों देखना है क्या सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो आया था रिजल्ट, हमें क्या चाहिए? पी चाहिए एंड क्यू चाहिए, तो पी एंड क्यू बनाएंगे। और क्या चाहिए? माइनस क्यू चाहिए, तो माइनस क्यू बना लीजिए फटाक से। और क्या चाहिए? माइनस पी भी चाहिए, तो माइनस पी भी बना लीजिए। और क्या चाहिए? पी एंड माइनस क्यू चाहिए, तो पी एंड माइनस क्यू निकालेंगे आप लोग। और क्या चाहिए? माइनस पी एंड क्यू चाहिए, तो इस भी निकालेंगे। और दोनों का क्या चाहिए? आप यूनियन चाहिए। अब इसको कोई स्टेटमेंट दे दीजिए, R1 स्टेटमेंट, इसको R2 स्टेटमेंट। बार बार लिखने से अच्छा कोई स्टेटमेंट का नाम दे दीजिए इसको कि R1 बराबर है R2 के। तो हमें क्या चाहिए? R1 यूनियन R2 चाहिए। अब R1 यूनियन R2, तो इस तरीके से आप लोग निकालेंगे इस बार, और देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है नहीं। यहाँ पर जो निकालेंगे और उसकी सहायता से निकालेंगे, दोनों बराबर आ रहेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो इनको दोनों क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं गए हो, टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो लिखिए टेलीग्राम ग्रुप, चलिए लिखिए SAMJEET, स्मॉल में रहेगा सारी चीज़ें, SAMJEETMATH टेलीग्राम। एंड व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए। कुछ भी रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी लेना हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी लेना हो, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9936 53 14 53। और दूसरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 88 083 43 873। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, इस पर कॉल कर लेंगे व्हाट्सअप पे, इस पर ज़्यादा चलेगा। ज़्यादातर आप प्रयास कीजिएगा इसी पे करें, क्योंकि इस पर आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा, जबकि इस पर रिप्लाई शायद ना मिले। क्लियर? तो इस पर ही आप लोग कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? कुछ भी इंक्वायरी लेना हो कोर्स से रिलेटेड और सारी चीज़ें से रिलेटेड, ठीक है? बाकी कोर्स की फी आप लोगों को दिया गया है, कोर्स की फी कितनी है पहले आप लोग ट्रायल ले लीजिए हर जगह कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ कोर्स लीजिए। क्लियर है बातें? ऐसा नहीं है कहीं फीस देके फंस जाना है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, फीस जमा कर दिया तो पढ़ना है मजबूरी में, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ समझ में आए, क्लासेस जहाँ चल रही हैं, अब सारी जगह तो अब सुविधाएं हो गई हैं, ऑनलाइन भी हो गई हैं, तो आप कहीं से भी यूट्यूब पे जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको कंटेंट। ठीक, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जरूर परचेज कीजिए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट होती जारी। चलिए, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।